आज क्यों कांग्रेस सरकार खामोश है? क्यों आज वो कुछ बोलते नहीं? क्यों आज वो किसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं? आज तक वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आर्टिकल 21 जो आजादी हमें देता है, वो आजादी भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो हमने बीजापुर में तमाम मस्जिदों में ऐलान किया था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि लोग क्यों नहीं आए। या तो हम सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। कि आप सीएम पद जब आप बैठ रहे थे तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़नी चाहिए थी। ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो हमारा एहतजाज जो यहाँ पर रखा गया है, उसका मकसद कि हम जानते हैं कि जहाँ पर आसाम की सरजमी पर जुल्म की हद पार कर दी गई है, आसाम की सरजमी पर जुल्म की हद पार कर दी गई है। एक हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत जो आसाम, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहां बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, आज वहां पर बुलडोजर का राज चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम इस बात को कंडेम करते हैं आज एसडीपीआई की जानिब से। आज हम इस सरजमी पर खड़े हुए हैं, आज हम इस सरजमी पर खड़े हुए हैं, हमारे दिल जख्मी है। क्यों? क्योंकि हमारे ही मुल्क में हमारे हम वतनों को अपने ही घरों से बेदखल कर दिया गया। उनके घरों पर बुलडोजर चलाई गई। उनके वो घर जो उन्होंने खून पसीने से अपने उन घरों को बनाया था, उनके वो घर है जिनके दीवारों पर उनके बच्चों के हाथों के निशान मौजूद है, आज उनके घरों को मस्मार कर दिया गया। आज उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। उनके उन ख्वाबों के चिकना चीर किया गया जिन ख्वाबों को वो सोच के सजाए थे। आज उन्हें आज सिंगल कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट पर, मुसलमानों को नशाने पर रखा गया है। आज हेमंत बिस्वा जो एक आसाम का सीएम है, जब वो शपथ लेता है तो सारे आसाम की सुरक्षा के लिए शपथ लेता है। लेकिन क्या वो हेमंत बिस्वा इस बात को भूल गया कि वो मुसलमान कम्युनिटी भी उस आसाम में आती है? क्या हेमंत बिस्वा उस बात को भूल गया है? आज जो वहां पर जो लोग बस रहे हैं, आज जो वहां लोग रह रहे हैं, उन्हें घुसपैठी कहा जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आसाम की बैठी हुई सरकार से, बीजेपी सरकार से, अगर वो घुसपैठी हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर क्यों दिए गए वहां पे? और जल जीवन योजना के तहत उन्हें पानी की फैसिलिटी वहां पर दी गई, उन्हें वहां इलेक्ट्रिसिटी दी गई, उन्हें आधार कार्ड दिए गए, उनके प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो वहां पर दिखाते हैं, उन्हें उनके वहां पर इलाके में गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, वहां पर आंगनवाड़ी मौजूद है, वहां पर हेल्थ सेंटर्स मौजूद है। फिर वो कैसे हो गए कि घुसपैठी कैसे हो गए? मुझे ये बताओ, उन्हें डॉक्यूमेंट्स किसने प्रोवाइड किए? उन्हें वहां का सिटीजनशिप देने वाला कौन था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग वहां पर 100 साल से, 70 साल से, 60 साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, आज उन्हें एक सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके एक ऐसा एरिया धुबरी जो एक ऐसा एरिया है जहां पर मुसलमान कम्युनिटी भी रहती है और वहाँ अदर कम्युनिटी भी रहती है, लेकिन बोल्डोजर की जो चढ़ाई जो चढ़ती है सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चढ़ती है। ये इम्तियाजी सुलूक नहीं तो और क्या है? ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? कहाँ है हमारा मसावत का? कहाँ है हमारा बराबरी का? मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत बिस्वा से, वो जो मुसलमानों को वहां पर घर दिए गए, उन्हें डीसी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पर एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, उस नदी में बहुत सारे मुसलमानों के घर डूब गए थे। वो डूब जाने की वजह से डीसी ने उनको वहां पर घर प्रोवाइड किए थे। जब डीसी ने उन्हें वहां पर घर प्रोवाइड किए थे, तो आज क्यों उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है? क्यों? आज एक रिपोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू भी
किया है कि अगर किसी के घर को बुलडोजर चलाना है तो 15 दिन पहले उसे नोटिस दी जाती है। लेकिन मैं आसाम की सरकार से, बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया? क्या तुमने कभी उन्हें नोटिस भेजा था? विथआउट एनी लीगल नोटिस तुमने उनके घरों को डेमोलिश कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, जमहूरियत मुल्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन क्यों आज मुसलमानों से आर्टिकल 19 का हक छीना जा रहा है? क्यों आज आर्टिकल 19 तुम्हें राइट टू शेल्टर का हक देता है, तुम्हें रहने की आजादी देता है। आज क्यों हमसे उस आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों से इज्जत से जीने की आजादी, आर्टिकल 21 जो आजादी हमें देता है, वो आजादी भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। एक मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये जो बुलडोजर सरकार है, मुसलमानों को नशाने पर रखी हुई है। सिर्फ कभी यूपी में बुलडोजर एक्शन किया जाता है, कभी आसाम में किया जाता है, कभी दिल्ली में किया जाता है, कभी बॉम्बे के मीरा रोड पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग आबाद हैं, इसलिए वो बुलडोजर एक्शन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आज की बैठी हुई सरकार से, क्या ये वही हेमंत बिस्वा है जिसने ये शपथ लिया था कि मैं आसाम की सुरक्षा करूंगा? और एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, ये वही हेमंत बिस्वा है, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर ताड़ा का केस दर्ज हुआ था, जिसके ऊपर ताड़ा का केस दर्ज हुआ था, जो टेरर फंडिंग के लिए काम किया करता था। एक वही हेमंत बिस्वा है आज हमसे सवाल पूछता है कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। आज हमसे सवाल पूछता है कि हम घुसपैठी हैं। आज हमसे कहता है कि हम बांग्लादेशी है, लेकिन उसका कुछ आता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। आज वो हमसे सवाल पूछने लगे हैं। देखिए, क्या ये वही डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर अदालत का राज चलता है? क्या ये वही भारत है जहां सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जाता है? आज सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले आज क्यों सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनका सर्वनाश करते हुए हमें नजर आ रहे हैं? क्यों आज मुसलमानों का सर्वनाश करने की कोशिश की जा रही है? 2012 से 2022 से लेकर टोटली 1,50,000 बुलडोजर एक्शन किए गए हैं। हिंदुस्तान में 1,50,000 बुलडोजर एक्शन किए गए हैं, जिनमें 7,38,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। आज आप पूरा जमा हुए हैं, ये बोलने का मकसद ये है कि आप हालात को जाने, आप हालात को जाने। 7,38,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। क्या हमारे अंदर वो दर्द नहीं है? कहाँ है वो कौन? कहाँ है वो लोग जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं? क्यों आज ये यहाँ पर नहीं आए? क्यों ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ही है जो हक के लिए बोलती है? बाकी की सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं? जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, आज वो कहाँ चली गई हैं? क्या अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं? वो कांग्रेस सरकार जो आसाम की सबसे बड़ी अपोजिशन सरकार है, आसाम की ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की एक मजबूत अपोजिशन सरकार है, आज क्यों वो इस बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं करना चाहती? क्यों? क्या वो 2026 के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम इस आसाम के इश्यू पर बात करेंगे तो हमारे हिंदू वोट कट जाएंगे, इस बात की उनको फिक्र सता रही है। लेकिन मुसलमानों की उन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आसाम का MP हमारा मुसलमान का MP है, वहां पर रकीबुल हसन। आसाम का जो MP है, डुगरी इलाके में जो MP आता है, रकीबुल हसन आज कहाँ चला गया है? रकीबुल हसन क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करता था? क्यों उसे हाई कमांडर से कोई बात, हाई कमांडर की परमिशन का इंतजार कर रहा है? क्या धुबरी का MP है, क्या हाई कमांडर की परमिशन की जरूरत है? हम लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, आज कांग्रेस सरकार हमारे इश्यू पर बात नहीं करना चाहती। आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये 2026 के इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी भी कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को निशाने पर रखकर की जा रही हैं। ये नवंबर 2023 से लेकर जुलाई के 2025 तक 21 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाई गई और 44 मदरसों पर बुलडोजर चलाई गई और 8,115 फैमिलीज के घरों पर बुलडोजर चलाई गई, जिसकी वजह से 35,000 लोग बेघर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये बोलने का मकसद है कि आपके तक इस बात का इल्म पहुंचे। क्यों आज कांग्रेस सरकार खामोश है? क्यों आज वो कुछ बोलते नहीं? क्यों आज वो किसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं?
आज तक वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, आज तक वो लोग मुसलमानों का इश्यू होता तो एक प्रोटेस्ट नहीं करते। आखिर क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। क्यों हम लोग ऐसी पार्टी के पीछे लगे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमें किसी रहनुमा का इंतजार है, किसी राहुल गांधी का इंतजार है, किसी ममता बनर्जी का इंतजार है, किसी अखिलेश यादव का इंतजार है, किसी अरविंद केजरीवाल का इंतजार है। नहीं मेरे भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। आज आपको समझने की जरूरत है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाने की जरूरत है। आखिर में हमारे डिमांड्स क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन हमारा जो आज डिमांड है, नंबर वन, जो आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा है वो इस्तीफा दे दे। वो उस कुर्सी के लायक नहीं है, वो सीएम बनने के काबिल नहीं है, वो सरकार उस कुर्सी से इस्तीफा दे। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो जितनी भी बुलडोजर कार्रवाइयां चली हैं सारे हिंदुस्तान में, जो बुलडोजर कार्रवाइयां की जा रही है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी लोगों के घरों को डेमोलिश किया गया, जितने भी लोगों के घरों को मुनहदिम किया गया, उनको एक अल्टरनेटिव शेल्टर दिया जाए, उनको उनके जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। और चौथी डिमांड हमारी ये है कि जो भी लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। बस। और आखिर में ये लड़ाई सिर्फ आसाम के मुसलमानों की नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, ये आसाम की सिर्फ आसाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये लड़ाई सारे भारत की लड़ाई है। हम सबको चाहिए कि आज जो आसाम में हो रहा है कल के दिन यहाँ पर ना हो जाए। हम इस बात का ना इंतजार करें, आज ही अपने हक के लिए बोलना सीखे, अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखे, ताकि तुम्हें तुम्हारे हुकूक ना छीने जाए, ताकि तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम ना किया जाए, ताकि तुम्हारे बोलने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे पहनने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे रहने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे मजहब को चलने की तुमसे आजादी ना छीनी जाए। ये बात को याद रखिए। इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे एहतजाज करने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो हमने बीजापुर में तमाम मस्जिदों में ऐलान किया था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि लोग क्यों नहीं आए। या तो हम सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं, दोनों में से एक है। तो मैं आए हुए तमाम मेहमानों का और एक बार इस्तकबाल करता हूँ। आज यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद आसाम में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चला है उसके खिलाफ एसडीपीआई पार्टी रोडों पर उतरकर एहतजाज कर रही है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन 2014 के बाद एंटी मुस्लिम बिल पास किए जा रहे हैं, सदन में एंटी मुस्लिम बिल पास किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन खामोश है। धुबरी जो आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 20,000 मुसलमान बेघर हो चुके हैं। 20,000 मुसलमान बेघर हो चुके हैं। धुबरी इलाका पूरा मुसलमान डोमिनेटेड इलाका है, तो वहाँ के पूरे घरों को बुलडोज किया गया। जब एनआरसी आया था तो जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, अल्हम्दुलिल्लाह आसाम के हमारे लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। दिखाने के बाद उनको सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको हमारे इंडिया में रहने दिया जा रहा है। इसके बावजूद ये बुलडोजर जो पॉलिटिक्स चली है, ये मुसलमानों के खिलाफ पॉलिटिक्स चली है। तो एसडीपीआई रोडों पर उतरकर हम आसाम के, बंगाल के मुसलमानों, गरीबों, दलितों के साथ खड़े हैं। आसाम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनके आप स्पीच सुनेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये एक सीएम पद पे बैठने के लायक हैं। इनके जब भी कोई भी स्टेटमेंट आता है वो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट होता है। ये कहते हैं कि ये मुल्क सेकुलर नहीं है। क्या कहते हैं? ये मुल्क सेकुलर नहीं है, ये मुल्क हिंदू का था, हिंदू का है और हिंदू का रहेगा। हम बिस्वा शर्मा जो सीएम है आसाम के, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सीएम पद जब आप बैठ रहे थे तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़नी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर नाम की जो चीज़ है, आप उसके अपोज स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो कॉन्स्टिट्यूशन हम मान रहे हैं, हम उसके ऊपर चल रहे हैं बोल के एक ढोंग चला है।
लेकिन आप देख रहे हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब भी माइनॉरिटीज़ मुसलमानों की बात आती है दोनों खामोश हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो इलेक्शन में मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए खुली थी, वो मोहब्बत की दुकान अभी खुली है क्या बंद हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से, जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ पे MP थे, तो उनके अपोज में हम कांग्रेस के एक MP जीते हैं जो वो भी मुसलमान हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक लफ्ज़ सदन में नहीं कहा है। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग हर एक पार्टी में रहे, ओहदे पर रहे, MP बने, MLA बने, लेकिन जब हमारे मजलूम की हुकूक की बात आती है, मुसलमानों के हुकूक की बात आती है, तो आप क्यों खामोश रहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप अपने जो लीडर्स हैं उनसे परमिशन लेने के बाद आप बात करते हैं क्या? उससे पहले आप नहीं बात करते? तो हम सामने वालों को ये दिखा रहे हैं कि हम हमेशा आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें एक बात यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं, आज इजराइल के जो हालात हैं, हमारा इंडिया मुल्क इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बुलडोजर पॉलिटिक्स सबसे पहले इजराइल ने शुरू की थी फ़लस्तीनियों के खिलाफ। तो आज इंडिया में सबसे मजलूम मुसलमान कम्युनिटी है। बारिश का मौसम है, आसाम के हालात आपको मालूम है। आसाम के हालात क्या हैं? छोटे बच्चों से पकड़कर बड़े बूढ़ों तक किसी के पास घर नहीं है, टेंटों में रह रहे हैं। उनका दर्द, उनका दुख ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। मैंने अभी आपके सामने फ़लस्तीन की बात की। फ़लस्तीन में बच्चे भूख से, स्टारवेशन की तरफ से मर रहे हैं। उनके लिए उनकी बाजू की जो कंट्री है मिस्र, इजिप्ट, उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने क्या किया? बोतलों में, पानी पीने की बोतलों में अनाज भर के उन्होंने नदी में फेंका, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बोतलें फ़लस्तीन तक पहुंची हैं। आज हम हमारे मुल्क में, हमारे आसाम में हमारे जो भाई भूख से मर रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, तो हम उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मेरा एक क्वेश्चन है अपोजिशन से। आप जब इलेक्शन आएगा तब आपकी मोहब्बत की दुकान खुलेगी, बाद में नहीं खुलेगी क्या? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये सियासत आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हेट पॉलिटिक्स जो चली है, नफरत की जो सियासत चली है, इसको सियासत को हम क्या करना पड़ेगा? हमें रोडों पे उतर के इसके सामने एहतजाज करना पड़ेगा। हम एहतजाज इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक वाक़ये पर मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। इंडिया में जब बाबर बादशाह आया था, तो बाबर बादशाह हाथी पर बैठा था। वो हाथी की लगाम गुलाम के हाथ में थी। तो बाबर बादशाह ने कहा कि ये लगाम मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में लगाम दो। तो गुलाम ने क्या कहा कि ये हाथी आपके लिए नई चीज़ है, क्योंकि बाबर बादशाह इससे पहले घोड़े पर सवार था, वो हाथी पर पहली बार बैठा था। तो बाबर ने उस गुलाम को क्या कहा कि लगाम मेरे हाथ में दे। तो गुलाम ने क्या कहा, बादशाह सलामत, ये हाथी आपके लिए नया है, आप इसको नहीं संभाल सकते। तो बाबर बादशाह छलांग लगाकर नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद बाबर बादशाह ने बहुत अच्छी बात कही है, आप तमाम को सुनना चाहिए। बाबर बादशाह ने कहा कि मैं ऐसी सवारी पर नहीं सफ़र करूंगा जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। क्या बोला? मैं ऐसी सवारी पर नहीं सफ़र करूंगा जिसकी लगाम दूसरों के हाथ में हो। 70 साल से हमारी लगाम किसके पास है? आप तमाम लोगों को मालूम है। जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर ढोंग रचा रही है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब क्या है? आपको मालूम है सेकुलर का मतलब क्या है? धर्मस्थला, हमारे कर्नाटका में जो धर्मस्थला के ताल्लुक से आप तमाम देख रहे हैं न्यूज़ में क्या चला है, किसी एक MP या MLA कर्नाटका का किसी का भी स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया? बोलिए। अभी तक केरला फाइल्स बने हैं, अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, अभी धर्मस्थला फाइल बनने की ज़रूरत है। तो क्यों तब तमाम खामोश हैं? अपोजिशन क्यों खामोश है? तो हमें हमारी एक सियासी ताकत बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी लगाम 70 सालों से हमने किसी के हाथ में दे रखी है। तो आपसे तमाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सियासी शूर पैदा करना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए हमें क्या है सियासत बोल के। ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇವತ್ತು SDP
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆಸಾಮನ CM ಹೇಮಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ CMಗೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ CMಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ JCP ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ CM ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2027 ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, SDPI ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸಾಮನ CM ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯೋದು ಖಚಿತ ಐತಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ.